नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। कल बिहार में जमुई में एनडीए गठबंधन के रैली था। रैली में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई दल जो एनडीए में है वो सभी दल के बड़े बड़े नेता पहुंचे। हालांकि जितने भी नेता पहुंचे उसमें सिर्फ नौकरी का जो बात है वो बिहार के मुख्यमंत्री ही किए। भले ही तेजस्वी यादव के साथ में रह के नौकरी दिए, लेकिन जिक्र जरूर किए। इसके अलावा नौकरी का जिक्र कोई मंत्री, कोई नेता जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी नौकरी के बारे में जिक्र नहीं किया। सिर्फ धर्म से रेलवे में क्या नुकसान और फायदा हुआ, लालू जी रेलवे के नौकरी देने के बदले जमीन लेते थे, उसके बाद भी लालू यादव ने रेलवे को फायदा दिलाया था। आज के समय में वैकेंसी निकलती है तो कितना निकलता है? 5000, और वैकेंसी भी 5 से 6 साल के बाद निकलता है, और नौकरी भी धीरे धीरे जो है खत्म हो रही है। हमारे देश में कई ऐसे युवा है जो आईआईटी करते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में 70,000, 1 लाख, कई लाख रुपया दे करके उस संस्थाएं कोचिंग को ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करने के बाद आईआईटी का ख्वाब देखता है। वहाँ पे अगर इस कोर्स को, अगर इस आईआईटी को क्वालिफाई करते हैं, कॉलेज मिलते हैं, कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो जाता है, उसके बाद हमें जो है रिप्लेसमेंट मिलेगा, कहीं अच्छा जॉब लगेगी, और कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है कहीं ना कहीं खुशी होगा। लेकिन आज के समय में आईआईटी जैसे विद्यार्थियों को, आईआईटी जैसे युवाओं को नौकरी मिलना मुश्किल है। हम आपको बताते हैं कि जो तेजस्वी यादव कल हमारे देश के प्रधानमंत्री के आने से पहले जो बयान दी थी, जो जमुई में जो रैली हुआ था, उस जमुई के जिले में बिहार से भाजपा को पिछले साल, यानी पिछले जो लोकसभा चुनाव था उसमें 39 सीट दिया गया था। क्या इस बार भी भाजपा को 39 सीट मिलेगा? इसलिए तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है, और तेजस्वी यादव ने पूछा है क्या कि ये तो परिवार की बात हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल किया है, क्या पूछा है वो पहले हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया रैली में यह बताने का कष्ट करेंगे, पहला 10 वर्ष में जम्मू में कितने कारखाना लगवाए, दूसरा 10 वर्ष में जम्मू में केंद्र से कितना निवेश आया, तीसरा 10 वर्ष में जम्मू में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, चौथा 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने जमुई के कितने युवाओं को नौकरी दी, पांचवा 10 वर्ष में 2 बार 2014-2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के अलावा आप जमुई में कभी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए। आशा है कि आप मुद्दों की बात कर बिहार वासियों को 10 वर्षों का हिसाब किताब देंगे। यानी जब तेजस्वी यादव फेसबुक पर नरेंद्र मोदी के जो जस्ट ट्विटर पे जो है जस्ट लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने राज्य की सभी सीटों पे बीजेपी एनडीए उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया है। आज दोपहर करीब 12 बजे जमुई की जनसभा में जनता जनार्दन से संवाद का शुभ अवसर मिलेगा। हालांकि जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जमुई में जब रैली हुई, रैली होने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे जनता जनार्दन से और लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए जब जमुई पहुंचे, उससे पहले तेजस्वी यादव जो है ट्वीट करके उनसे पूछा कि आप जमुई जिला में चुनाव प्रचार के अलावा कितने दिन पहले आए हैं, यानी कोई काम या कोई कारखाना या कोई बेरोजगार युवाओं से रोजगार की बात करने कितने बार आए हैं। ये सारा सवाल जो है तेजस्वी यादव ने पूछा है। इसके बाद जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के पार्टी जो होते हैं वो परिवारवाद से घिरा होता है। आप समझिए कि एनडीए कभी भी जब बिहार में आते हैं, या तो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ होते हैं तो परिवारवाद का भी उस पर भी जिक्र होता है, लेकिन जब भी नीतीश कुमार एनडीए में जाता है और एनडीए के साथ होता है तब भी नीतीश कुमार परिवारवाद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी परिवार की बात करते हैं। लेकिन उसी एनडीए में कई ऐसे नेताओं को इस बार टिकट मिला है जो परिवारवाद से घिरा है, और तेजस्वी यादव जो है एक एक करके गिना रहा है क्या कि देखिए ये भी परिवारवाद है, क्या ये भी परिवारवाद है, क्या ये सब पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी सरकार है जो क्या इस परिवारवाद पर भी चर्चा करेंगे, क्या ये परिवारवाद नहीं है। ये सारे चीज हम आपको बताएंगे। जो इस बार लोकसभा का सीट का टिकट मिला है वो भी परिवारवाद के घेरे में आते हैं, और कल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद पे कोई जिक्र नहीं किए, क्योंकि उनके ही दल में, उनके ही एनडीए गठबंधन में कई ऐसे सारे नेता है जो परिवारवाद से घिरा हुआ है। आप समझिए कि तेजस्वी यादव ने कल क्या कहा और कौन कौन से लोगों का नाम लिया और कौन कौन लोगों को जो है गिनवाया है। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीट पे विश्व युद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार है। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टी के
के तथा 2 उम्मीदवार देश के सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी पार्टी के हैं। जमुई अरुण भारती पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद एवं एलजेपीआर के मध्य एमपी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजाजी। औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह एमपी पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे। तीसरा है गया पूर्व सीएम श्री जीतन राम मांझी मंत्री एवं एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुक्लर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एमएलए सास ज्योति देवी के समधी। नवादा विवेक ठाकुर एमपी पूर्व केंद्रीय मंत्री ईएक्स एमपी श्री सीपी ठाकुर जी के बेटे। इसके अलावा अभी तक घोषित उम्मीदवारों में निम्नलिखित विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार। आशा है प्रधानमंत्री जी इस परिवारवाद के बारे में भी जिक्र करेंगे। पांचवा जो है पटना साहिबा रविशंकर प्रसाद एमपी पूर्व मंत्री एमएलए ठाकुर प्रसाद के बेटे। छठा है सासाराम शिवेश राम पूर्व केंद्र मंत्री ईएक्स एमपी मुन्नी लाल के बेटे। सातवां है हाजीपुर चिराग पासवान एमपी पूर्व केंद्र मंत्री ईएक्स मंत्री एमपी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बेटे। आठवां है समस्तीपुर संभवी चौधरी मंत्री एमएलसी अशोक चौधरी की बेटी पूर्व मंत्री एमएलए स्वर्गीय महावीर चौधरी जी के पोती। नौवां है शिवहर लवली आनंद ईएक्स एमपी पूर्व एमपी की पत्नी तथा वर्तमान एमएलए की मम्मी। 10वां है वाल्मीकि नगर सुनील कुमार एमपी पूर्व मंत्री एवं ईएक्स एमपी बैजनाथ महतो के बेटे। 11वां है पश्चिम चंपारण संजय जायसवाल एमपी पूर्व एमपी मदन जायसवाल के बेटे। और 12वां है मधुबनी अशोक यादव एमपी पूर्व मंत्री ईएक्स एमपी हुकुमदेव यादव के बेटे। 13 नंबर में है वैशाली बीना देवी एमपी जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी। और 14 नंबर में है सिवान विजय लक्ष्मी पूर्व एमएलए रमेश कुशवाहा की पत्नी। यानी ये 14 नाम जो है वो एनडीए में अभी शामिल है। हालांकि उनमें कई ऐसे जो नेता है 14 नेता सभी को एनडीए के तरफ से टिकट दिया गया है। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को देख लीजिए, उनके बहन उनके कई ऐसे जो नेता है वो सब जो है चुनाव में उसको उतारे गए हैं। ये सब जो है जितने का अभी हमने नाम सुनाया वो सब कहीं ना कहीं परिवारवाद से घिरा हुआ है। इसलिए कल जो है परिवारवाद का जिक्र नहीं किया गया। कल जिक्र किया गया कि लालू यादव के जमाने में कैसे महिलाओं को उठा ले जाया जाता था। आज भी बिहार में कई ऐसे बेटियों के साथ कहीं ना कहीं हर दिन रेप होता है, बलात्कार होता है। रोड पे चलते ही कई महिला बाहर जाते हैं, कई महिला जो है कहीं ना कहीं खेत के तरफ जाते हैं। उस समय भी कई ऐसे मनचाहे युवा होते हैं, कई ऐसे मनचाहे गुंडा होते हैं जो महिलाओं के साथ दरंगी करते हैं। कई ऐसे खबर है और हर दिन आता है। हालांकि पिछले लालू यादव के राज से कहीं ना कहीं कम है, लेकिन जो तेजस्वी यादव 17 महीने जो काम किए उसमें भी इतना रेप ज़्यादा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उस चीज़ों को जिक्र नहीं किया करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी इस पार्टी में तो कभी इस पार्टी में, और बिहार की जनता और बिहार के शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है उस पर क्यों नहीं जिक्र किया गया है। इन पर कोई सारा कोई जिक्र नहीं होगा। और जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उनसे कोई सवाल भी पूछता है तो मीडिया से भी कहा जाता है कि रोज आना जाना ये हम बंद करवा देंगे। लालू यादव के बेटी और उनके बाप पे भी एक सवाल खड़ा करते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं धो छिया करके लोगों जो है कुशवाहा समाज के लोग जिस तरह से उनको शीशा लेकर किया, आप लोग सभी देखे होंगे वीडियो। क्या ये इसी तरह से किसी उप मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व है, जो एक संवैधानिक पद पे है, जिसका एक जिम्मेदारी पद है, उस नेता का बयान अगर इस प्रकार से हो तो आप समझिए कि कैसे क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव कभी भी किसी मीडिया से ये तो नहीं कहा होगा कि हम आना जाना भी बंद करा देंगे, कभी नहीं कहा होगा। तेजस्वी यादव किसी महिला या किसी की बेटी या किसी के बारे में कोई ऐसा रिश्ता जोड़ करके बात नहीं किया होगा। लेकिन जब भी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे तो उनसे भी मीडिया जो है लगातार नौकरी की बात कर रहे थे। लेकिन आज के समय में वही डिप्टी सीएम से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। यानी बीजेपी के डिप्टी सीएम से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि शिक्षकों को इस तरह से क्यों मारा जा रहा है, शिक्षकों को इस तरह से क्यों दोहराया जा रहा है, शिक्षकों को नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो विद्यार्थी पास किए हुए हैं, जो विद्यार्थी उसके लायक है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्यों दोहराया जा रहा है पटना के रोडों पे। इस पे कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। जब बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वही मीडिया लगातार सवाल पूछते हैं। लेकिन अभी नौकरी पे, महंगाई पे कोई सवाल नहीं पूछता है। देखिए ये बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव पे लगातार
एनडीए के जो भाजपा है, जो नीतीश कुमार है, वो सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं मजबूरी थी, इसीलिए वो बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो कुछ भी बोले, उनके बात पे लोग अब विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी पलटने का कोई घड़ी का कोई समय तारीख तय नहीं होता है। सूत के उठिए, कभी भी पलट सकता है। आप सो के उठिए, सुबह में खबर देखिए, नीतीश कुमार पलट जाएंगे, कभी भी कुछ हो सकता है। तो नीतीश कुमार के बात पे लोग अब वोट देना भी नहीं चाहते। नीतीश कुमार के जो कई मंत्री को लोकसभा चुनाव में उतारा है, उसमें भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झटका मिलने वाला है। आप समझिए कि अशोक चौधरी अपने बेटी को रामविलास पासवान के पार्टी से, यानी चिराग पासवान के पार्टी से अपने बेटी को कैंडिडेट बना करके समस्तीपुर में खड़ा किया है। आप समझिए कि बीजेपी से जोड़ने के लिए कौन नेता किस पार्टी से, किस रूप से खड़ा करते हैं। क्या वही नीतीश कुमार के पार्टी से चिराग पासवान, वही नीतीश कुमार के पार्टी से अशोक चौधरी के बेटी को क्यों नहीं खड़ा किया गया है? अशोक चौधरी के बेटी को चिराग पासवान के पार्टी से क्यों टिकट दिया गया है? तो समझिए कि हर एक नेता जो है एनडीए में या किसी दल में, वो नेता सिर्फ जनता के लिए नहीं सोचता है। वो नेता अपना बेटा, अपना पत्नी, अपना जमाई या अपना किसी भी तरह से हो, वो किसी को नहीं सेट करता है। तो फिर आरजेडी पे या फिर लालू यादव पे परिवारवाद का धब्बा क्यों लगाया जाता है? क्या भ्रष्टाचारियों की जिस तरह से मोदी जी बात करते हैं, क्या लालू यादव ही सब भ्रष्टाचार है? क्या अरविंद केजरीवाल ही सब भ्रष्टाचार है? क्या हेमंत सोरेन ही भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं? क्या जो विपक्षी दल के जो पार्टी है वही सिर्फ भ्रष्टाचारी में है? जो कांग्रेस से नेता आ रहे हैं, जो कांग्रेस से नेता आए हुए हैं, जो कई और पार्टियों से नेता आए हुए हैं, क्या उनके ऊपर सीबीआई ईडी का रेड पड़ा? और उसके बाद जब भाजपा ज्वाइन किया तो उसके 25 में से 23 ऐसे भी नेता है इनके ऊपर सीबीआई ईडी का केस बंद कर दिया गया है। क्या ये सब भ्रष्टाचारी नहीं था? क्या ये से मोदी जी के वॉशिंग मशीन में जा करके साफ हो गया, उनका पूरा करतूत जो है साफ हो गया? दोस्तों यही चीज है कि बीजेपी 400 पार का तो नारा लगाते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है, रोड मैप क्या है, युवाओं को कितना नौकरी मिलेगा? क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का हवाला देते हुए 2014 में तो देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, सत्ता में तो आ गए, 19 में पुलवामा अटैक के नाम पे वोट लेके आ गए, लेकिन 2024 में क्या रोड मैप है? उनके जो मंत्री है, उनके जो नेता है, वो धर्म के नाम पे अभी भी राजनीति करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वही विपक्ष के कई लोग जो है धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे, तो चुनाव आयोग की एक्शन 2 दिन नहीं, 1 से 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन बीजेपी के जो नेता अगर धर्म के नाम पे राजनीति करते, धर्म के नाम पे चुनाव प्रचार करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की आंख में धूल झोंका हुआ है और उनको दिखाई नहीं देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।